समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। 22 जनवरी 2024 पूरा हिंदुस्तान जश्न में था। 500 साल का इंतजार, लंबी कानूनी लड़ाई और देश के करोड़ों लोगों की आस्था, और आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन गया था। उस दिन लोगों ने अपनी जेबें खाली करके दान किए। बूढ़ी दादी ने अपनी पेंशन का पैसा रामलला के लिए दान कर दिया। कहीं किसी बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ी तो कहीं किसी किसान ने अपना खेत बेचकर पैसे भेजे। उद्योगपतियों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक स्ट्रक्चर या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, भावनाओं का केंद्र है। राम भक्तों ने दिल खोलकर मंदिर के लिए अपना खजाना लुटाया था। लेकिन फिर पता चलता है कि भगवान राम के दरबार में ही करोड़ों रुपए के चढ़ावे का घोटाला हो रहा है। राम मंदिर के दान पात्र में चोरी। जांच के लिए एसआईटी बन चुकी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है और वो कर्मचारी जो 10-15 हजार की नौकरी करते थे, अचानक उनके पास महंगी गाड़ियां और प्लॉट आ गए हैं। ऑटो चलाने वाला आदमी आज टोयोटा फॉर्च्यूनर में घूमता है। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? राम मंदिर के दरबार में क्या हुआ? चलिए जानते हैं। देखो यार, पहले ये समझो कि राम मंदिर का डोनेशन सिस्टम है कितना बड़ा। ये वो ट्रस्ट है जो मंदिर को मैनेज करता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के 2019 वाले वर्डिक्ट के बाद केंद्र सरकार ने बनाया था। कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे देश में डोनेशन के लिए कैंपेन चलाया गया। उसमें अकेले जनवरी से मार्च तक ही 2021 में 3,500 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो चुके थे। टोटल कंस्ट्रक्शन फंड 5,400 करोड़ से भी ज्यादा था। और मंदिर खुलने के बाद पहले दिन यानी 25 जनवरी 2024 को जब आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हुए तो उस एक दिन में 3.17 करोड़ का दान मिला था। पहले 11 दिनों का टोटल 11 करोड़ रुपए था। सितंबर 2025 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रस्ट की फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की टोटल कमाई 327 करोड़ थी, जिसमें रुपीस 153 करोड़ सिर्फ और सिर्फ डोनेशन से आए थे एंड बाकी इंटरेस्ट से। ये सारा डेटा बताने का पर्पस ये नहीं है कि आप इसे याद रखें या ये किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला है। बस इतना बताना मकसद है कि ये कोई छोटे मोटे नंबर्स की बात नहीं हो रही है। इवन टुडे रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। कैश, सोना, चांदी, गहने, सब कुछ जो भी श्रद्धालुओं की इच्छा हो। एनीवे, अब जानते हैं कि डोनेशन सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि यहीं से असल कहानी शुरू होती है। मंदिर के अंदर और दर्शन रूट पर 4 बड़े हुंडी बॉक्सेस लगे हुए हैं। भक्त उनमें कैश, सोना, चांदी, गहने और जो मन में आए, जैसे हमने कहा श्रद्धा हो, वो डाल देते हैं। जब ये हुंडी बॉक्स भर जाते हैं तो उन्हें एक बेहद सुरक्षित और कॉन्फिडेंशियल रूम में ले जाया जाता है। इस रूम की डिटेल्स कभी पब्लिक नहीं की गई हैं और बाहरी लोगों की एंट्री तो सख्त मना है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सारी चीजें सीसीटीवी की निगरानी में होती हैं। सारी गिनती, सारा प्रोसेस, सब कुछ सीसीटीवी कैमरों में कैद होता है। इस रूम में 50 लोगों की एक टीम होती थी जो कैश गिनती थी। इनमें शामिल थे 24 नोट गिनने वाला स्टाफ। इन्हें एक प्राइवेट एजेंसी से हायर किया गया था, जिनकी सैलरी लगभग 14,000 to 18,000 पर मंथ थी। 12 ट्रस्ट के कर्मचारी और 14 अधिकारी और ऑडिटर। एसबीआई और टीसीएस से ये ऑडिटर्स और अधिकारी आते थे। यानी ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैश गिनने के लिए ऑथराइज किया हुआ था और एसबीआई ने ये काम टीसीएस को आउटसोर्स कर रखा था। और सोने चांदी के गहने वो एक अलग प्रोसेस से हैंडल होते थे, जिसकी जिम्मेदारी केडी तिवारी के नाम के एक शख्स के पास थी। पेपर पर ये पूरा सिस्टम एकदम परफेक्ट था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? देखो, ऐसी चीजें कभी ओवरनाइट होती नहीं कि कल कुछ हुआ और आज नतीजा निकला। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरुआत हुई फुसफुसाहट से। मंदिर के कर्मचारियों के बीच, अयोध्या की गलियों में, पड़ोसियों के बीच लोगों ने नोटिस किया कि कुछ कर्मचारी जो कल तक मोटरसाइकिल पर चलते थे, आज एसयूवी में दिखते हैं। जिनके घर छोटे से थे वो अचानक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए हैं। जो लोग 18,000 की तनख्वाह पाते थे, उनके नाम पर करोड़ों की जमीनें रजिस्टर होने लगी हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ अफवाह ही रह जाती अगर एक आदमी सामने नहीं आया होता।
नाम महिपाल सिंह, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, यानी वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी खातों का हिसाब रखना था। सिंह ने जो आरोप लगाए वो काफी सीरियस थे। उनका कहना है कि 2020 से 2021 से ही ये सब सिस्टमैटिक तरीके से होता आया है। कैसे? तरीका नंबर 1, वाउचर मैनिपुलेशन। दैनिक भास्कर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चलता है कि कैश गिनने वाले लोग जानबूझकर, टू बी प्रिसाइज इंटेंशनली, वाउचर में असली रकम से कुछ लाख रुपए कम गिनते थे। यानी अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपए आए हैं तो रिकॉर्ड्स में 85 to 90 लाख रुपीस लिखा जाता था। बाकी का पैसा किसी की जेब में, मतलब किसी की तो। हालांकि ये सिर्फ अभी दावा है, ऐसा होता है या नहीं, या ऐसा होता था या नहीं, इसका पता तो एसआईटी की जांच के पूरे होने के बाद ही चल पाएगा। तरीका नंबर 2, सोने चांदी के बक्से गायब करना। सिंह ने यह दावा किया है कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के गहनों वाले 10 चेस्ट बॉक्स एक सहयोगी बिना किसी ऑफिशियल एंट्री या रसीद बनाए ले गया। तरीका नंबर 3, सीसीटीवी डिलीट। और सबसे बड़ा कवर अप, कैश काउंटिंग रूम की 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। सिंह ने सब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव को रिपोर्ट किया था, लेकिन अगले ही दिन महिपाल को उनके पद से हटा दिया गया। एटलीस्ट ऐसा उनका दावा है। और फिर एक आवाज उठी जिसने इस मैटर को और भी पुराना बना दिया। संतोष दुबे, हिंदू धर्म सेना के संस्थापक और पूर्व कार सेवक, वो राम जन्मभूमि आंदोलन से गहराई से जुड़े रहे हैं। 16 जून 2026 को उन्होंने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक लिखित शिकायत दी। उनका दावा है कि श्री राम मंदिर के नाम पर दान किए गए सोना चांदी की चोरी आज से नहीं बल्कि 1989 से चल रही है। दुबे ने एक और चौंका देने वाली बात बोली। क्लेम किया कि आंदोलन के टाइम पर राम जन्मभूमि के लिए दान की गई पवित्र सोने और चांदी की ईंटें गायब हैं। मिट्टी की ईंटें तो कारसेवकपुरम में मौजूद हैं, पर वो मेटल्स वाली ईंटें कहाँ गई? का मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। अब आते हैं उन लोगों पर जो इस वक्त एसआईटी की रडार पर हैं। इस मैटर में कई नाम अब तक सामने आए हैं और कुछ तो काफी लाइमलाइट में भी आए हैं। ये नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा। टिन्नू अयोध्या के स्वर्गद्वार एरिया का रहने वाला है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ साल पहले तक टिन्नू की पहचान बस इतनी थी कि वो शहर की सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर थोड़ा वक्त बदला, काम मिला तो वो एक पुरानी मोटरसाइकिल से काम पर जाने लगा। एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जद्दोजहद में लगा था। पर असली गेम चेंज तब हुआ जब वो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में आया। महेश नारायण ने टिन्नू को अपना ड्राइवर रख लिया और यहीं से टिन्नू की एंट्री हुई कारसेवकपुरम में। ये वो जगह थी जहां संगठन के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। यही 1998 में टिन्नू की पहली बार मुलाकात चंपत राय से हुई थी। क्यों ये मुलाकात इतनी खास थी, आप अगले चैप्टर में समझ जाएंगे। वक्त बीतता गया और 2022 में जब महेश नारायण का निधन हुआ तब चंपत राय ने टिन्नू का हाथ थाम लिया। उसे कारसेवकपुरम में जीप से लेकर महलवाहक गाड़ियां चलाने का जिम्मा सौंप दिया गया। टिन्नू अपना काम करता रहा और धीरे धीरे उसने चंपत राय का पूरा ट्रस्ट जीत लिया। अब उसे चंपत राय का करीबी बताया जाता है। इसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब टिन्नू को ट्रस्ट के अंदर एक इंटरनल सैलरीड वर्कर के तौर पर रख लिया गया। जो आदमी कल तक सिर्फ एक ड्राइवर था वो अब चंपत राय का सबसे करीबी इंसान बन चुका था। टिन्नू का पुश्तैनी घर राम मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये मकान 3 मंजिला बना हुआ था। लेकिन सोशल मीडिया पर क्लेम किया जाता है कि मंदिर में लगभग हर आने वाले 1 करोड़ रुपए के चढ़ावे को कंट्रोल करने वाली टीम का ये हिस्सा था। इन्वेस्टर्स अब उसके नाम पर कई संपत्तियों के होने की क्लेम की जांच कर रहे हैं, जैसे अयोध्या एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल, 3 रेस्टोरेंट्स में हिस्सेदारी, लखनऊ में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, नाका इलाके में एक और हॉस्टल बिल्डिंग।
और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके एस्टिमेटेड संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए की हो सकती है। टिन्नू के भतीजे मनीष यादव को भी एलिजिडली टिन्नू की वजह से ही काउंटिंग टीम में लाया गया था। मनीष के घर से करीब 36 लाख रुपए कैश मिलने की भी बात कही गई थी। ये सब फिलहाल आरोप है। और दो टिन्नू बड़ा कॉन्फिडेंट है। उसका तो ये कहना है कि अब हनुमान तो नहीं हूं कि सीना चीर कर दिखा दूं, मैंने चोरी नहीं की है। ये डिसाइड करना तो अब पुलिस और कोर्ट का काम है। हम आगे चलते हैं। लवकुश पहले एक कार मैकेनिक था, बाद में वो ट्रस्ट का काउंटिंग एम्प्लॉय बन गया। सैलरी थी 18,000 से 20,000। अयोध्या पुलिस ने रुदौली इलाके में उसके घर पर छापा मारा। वहां से करीब 10 लाख कैश मिले, जो एक अलमारी के अंदर बंद था और गाय के गोबर के ढेर के नीचे छुपा कर रखे गए थे। वो बात अलग है कि उसके परिवार ने उसे फंसाने की इसे साजिश बता दिया है। ये वो व्यक्ति था जो भक्तों के सोना चांदी के गहने रिसीव करता था और ट्रस्ट के अधिकारियों को सौंपता था। ये भी जांच के घेरे में है और इसकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। इसमें कई और नाम भी शामिल हैं। काउंटिंग टीम के अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक और काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े वरुण और ऋतिक सिंह भी स्कैनर पर हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने अब तक सस्पेक्ट से लगभग 2 करोड़ रुपए कैश और एक SUV और 3 आईफोन्स कलेक्ट किए हैं। ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी ट्रस्ट के सबसे बड़े ऑपरेशनल हेड। अब पद बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। कुछ अच्छा तो जिम्मेदारी आपकी और कुछ बुरा तो जवाबदेही भी आप ही की। टिन्नू को उनका करीबी बताया जा रहा है। महिपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने शिकायत चंपत राय को दी थी और अगले दिन उनकी नौकरी चली गई। संतोष दुबे ने भी सीधे उनका ही नाम लिया है। लेकिन चंपत राय का क्या कहना है? शुरुआत में उन्होंने कहा कि दान को लेकर कोई हेराफेरी नहीं हुई है। इंटरनल ऑडिट चल रहे हैं और आरोपों को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ा, चंपत राय ने पब्लिक स्टेटमेंट देना काफी हद तक बंद कर दिया। चंपत राय पहली बार विवादों में नहीं है। 2021 में जब मंदिर बन रहा था तब लैंड स्कैम का बड़ा आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तब दावा किया था कि 2 करोड़ रुपए की एक जमीन किसी के नाम पर रजिस्टर हुई और महज 10 मिनट बाद ट्रस्ट ने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। उस वक्त भी चंपत राय ने आरोपों को सिरे से नकार दिया था। 7 जून 2026 को ये मैटर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी की खबर बेहद चिंताजनक है और ये ट्रस्ट के लिए शर्मनाक है। शुरू में ट्रस्ट ने जांच का विरोध किया और कहा कि इंटरनल ऑडिट हो रहा है, लेकिन जब नाम उछलने लगे, गिरफ्तारियां हुई और CCTV डिलीट होने की बात सामने आई तो दबाव बढ़ गया। आखिरकार ट्रस्ट ने खुद यूपी सरकार से ऑफिशियल जांच की मांग की। 13 जून 2026 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्य वाली SIT का गठन कर दिया। इसमें लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर, एक IG रैंक के पुलिस ऑफिसर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी शामिल थे। इसके साथ ही दिल्ली से भी एक सीनियर IPS ऑफिसर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अयोध्या पहुंचे। SIT की जांच अभी जारी है और ये एक डेवलपिंग इवेंट है। स्क्रिप्ट के लिखे जाने तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। SIT ने राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया है। 50 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों, काउंटिंग स्टाफ, SBI और TCS के ऑडिटर्स से पूछताछ की है। पिछले 5 सालों के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया है। CCTV डिलीट होने की जांच शुरू की गई है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल हो चुकी है, जिसमें सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्हें SIT पर भरोसा नहीं है और पूर्व जज से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अब मैटर में बीजेपी के नेताओं ने भी कई शॉकिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ गई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े चेहरे और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता।
आंदोलन के एक और प्रमुख चेहरे विनय कटियार ने कहा, हजारों लोगों ने इस मंदिर के लिए बलिदान दिया है। ट्रस्ट में जो लोग चोरी के जिम्मेदार हैं, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। सब के सब चोर हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर ट्रस्ट के फाइनेंस, डोनेशन, प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को पब्लिक करने और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। ऑपोजिशन के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी अब बहुत दूर तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अखिलेश यादव ने सीधे यूपी सरकार पर निशाना साधा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार चुप क्यों है। में उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा था कि लोगों ने अपनी आस्था और भक्ति से भगवान के चरणों में दान दिया है। उस दान का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है और उनकी आस्था का अपमान है। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। ये डोनेशन स्कैम तो अंदर की बात है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर बाहर भी खूब फ्रॉड होते रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले आशीष सिंह नाम के एक शख्स ने एक फेक वेबसाइट बनाई। उसने फ्री प्रसाद, राम मंदिर का मॉडल और सोने का सिक्का देने का वादा किया। 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने पैसे दे दिए, जिससे करीब 3.85 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। यूपी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया था। किसी ने चंपत राय के फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक ऑफ बड़ौदा में एक हाई वैल्यू चेक लगा दिया था। बैंक अधिकारी की सूझबूझ से वो ट्रांजैक्शन रुक गया और 4 लोग पकड़े गए। और अब वो आंकड़ा जो इस मामले को सच में चौंका देने वाला बनाता है। शुरुआत में महिपाल सिंह ने लगभग 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि ये रकम 200 करोड़ के पार जा सकती है, 200 करोड़। इसे इस तरह समझो कि जिस ट्रस्ट की 1 साल की डोनेशन की कमाई करीब 153 करोड़ है, अगर ये आरोप सच साबित हुए तो 1 से 1.5 साल का पूरा चढ़ावा किसी की जेब में चला गया है। एसआईटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी। अब नजरें इन सवालों पर है। सीसीटीवी फुटेज किसने डिलीट करवाई और क्या वो रिकवर हो सकती हैं? सोने चांदी के वो 10 चेस्ट बॉक्सेस कहां हैं? टिन्नू और बाकी कर्मचारियों के पास एलिजिडली करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? चंपत राय का इसमें क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसबीआई और टीसीएस के ऑडिटर्स भी इसमें शामिल थे? देखो, अब ये सारी बातें कितनी सच हैं कितनी नहीं, ये तो तभी डिसाइड हो पाएगा जब कोई एक्शन होगा, एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक सब कुछ सिर्फ कहा सुनी बातें हैं, एलिगेशंस हैं, रियल पिक्चर कहीं नहीं है। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म का, सच्चाई का, त्याग का प्रतीक, एंड एज द एलिगेशन गोज, उन्हीं के दरबार में उन्हीं के नाम पर चोरी हुई। यानी जिस चीज के अगेंस्ट राम पूरी जिंदगी लड़े, अधर्म, वही उनके घर में उनके भक्तों के भेष में घुसाया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है,
ये एक पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ हुआ धोखा है। एक ऑटो चलाने वाला, एक कार मैकेनिक, ये लोग पैदाइशी चोर नहीं होते थे। कोई बच्चा ये ड्रीम लेकर बड़ा नहीं होता कि मैं भगवान का पैसा चुराऊंगा। स्कैम 1992 का वो डायलॉग रिस्क है तो इश्क है सुनने में ग्लैमरस लगता है, पर असली सच ये है कि इंसान को क्रिमिनल सिस्टम बनाता है। वो जगह बनाती है जहां चोरी पॉसिबल हो, इजी हो और सालों तक बिना पकड़े मुमकिन हो। ब्रेकिंग बैड का वॉल्टर वाइट एक नॉर्मल केमिस्ट्री टीचर था, पर अपॉर्चुनिटी, पावर और एक ऐसी जगह जहां कोई देखने वाला नहीं था, यही रेसिपी किसी भी आम इंसान को कुछ और बना देती है। फिलोसोफर हैना एरेंट ने इसके लिए एक टर्म दिया था, बनालिटी ऑफ इविल। मतलब बुराई कोई सींग वाला राक्षस बनकर नहीं आती, वो एक नॉर्मल, बोरिंग 9 to 5 की जॉब करने वाले इंसान जैसे की शक्ल में आती है, जो बस अपना काम कर रहा होता है। ये कहानी हिंदू धर्म के फेल होने की नहीं है, ये राम के कमजोर पड़ने की भी नहीं है। ये कहानी इंस्टीट्यूशंस की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कोई एनजीओ, कोई कॉर्पोरेट, कोई सरकार, जहां ट्रांसपेरेंसी कम होती है और सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता, वहां इंसानी लालच घुसता ही घुसता है। पॉलिटिकल साइंस इसे कहती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तुम अपना भरोसा, अपना पैसा किसी और के हाथ में देते हो इस उम्मीद से कि वो तुम्हारे लिए उसे संभालेगा, और कभी कभी वही एजेंट तुम्हारा भरोसा बेच कर खा जाता है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, एंट्रोपी कहते हैं उसे, कि कोई भी सिस्टम अगर उस पर लगातार एनर्जी ना डाली जाए तो वो नेचुरली डिसऑर्डर की तरफ, केओस की तरफ स्लाइड कर जाता है। भरोसा भी एग्जैक्टली वैसा ही है। ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी, सवाल पूछना, यही वो एनर्जी है जो किसी पवित्र चीज को पवित्र बनाए रखती है। वो एनर्जी हटाओ और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी दुनिया के सबसे बड़े स्कैम की साइट बन सकता है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है इस पूरे मैटर में? वो चुप्पी। बृजभूषण शरण सिंह का वो स्टेटमेंट याद करो, अगर मैं सच बोलूंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक ताकतवर आदमी ये बोल रहा है। इसका सीधा मतलब सच जानने वाले बहुत हैं, बोलने वाले बहुत कम, और उसे प्रोसेस कर सके वो तो कितने ही हैं। साइकोलॉजी इसे बायस्टैंडर्ड इफेक्ट कहती है। सब देख रहे हैं पर हर कोई सोच रहा है कि कोई और बोलेगा। इसी सामूहिक चुप्पी में बड़े बड़े स्कैम आराम से पलते रहते हैं। एक सवाल है जिसका जवाब ना कोई एसआईटी दे पाएगी, ना कोई कोर्ट। याद है जिन 3 ऑलमोस्ट इररिलेवेंट किरदारों की बात हमने शुरू में की थी? वो बूढ़ी दादी की भावना, वो किसान का विश्वास, वो बच्चे की टूटी हुई गुल्लक। उन्होंने वो पैसा भगवान को दिया था, एक इंसान पर भरोसा करके। लेकिन अगर वो भरोसा सच में किसी की फॉर्च्यूनर बन गया है, किसी के 70 कमरों के हॉस्टल में बदल गया है, तो सच बताऊं, भगवान का कुछ नहीं गया। भगवान को तुम्हारे पैसे की कभी जरूरत थी ही नहीं। नुकसान सिर्फ उन इंसानों का हुआ है जिसने दिल से, श्रद्धा से दान दिया था। बाकी राम भरोसे।